आज से ठीक 66 मिलियन साल पहले एक सुबह डायनासोर्स अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक तबाही होने वाली है, जो पूरी की पूरी स्पीशीज को ही मिटाकर रख देगी। और फिर अचानक आसमान से एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकर पृथ्वी से टकराया। और बस फिर क्या था, पूरी दुनिया बदल गई। उस टक्कर की एनर्जी इतनी भयानक थी कि ये 10 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर थी। पूरा मेक्सिको का गल्फ एरिया जहां ये एस्टेरॉयड गिरा था, वो लावा की झील में तब्दील हो गया। जंगल के जंगल आग की लपटों में जलने लगे। सुनामियों ने तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस टक्कर से इतनी धूल और राख आसमान में उठी कि सूरज की रोशनी महीनों तक पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाई। तापमान माइनस में चला गया। पेड़ पौधे मरने लगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। फूड चेन कोलैप्स हो गई और धीरे धीरे 75% से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो गई, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास की बात है या फिर ऐसा दोबारा हो सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर कल को कोई एस्टेरॉयड फिर से पृथ्वी की तरफ आ रहा हो तो क्या हम इंसान बच पाएंगे इस मेगा इम्पैक्ट से? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिस्ट ने इंसानियत को बचाने के लिए क्या-क्या प्लान्स बनाए हैं और कैसे हम अगले सबसे बड़े एक्सटिंक्शन से बच सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एस्टेरॉयड थ्रेट कितना रियल है आज के टाइम में। नासा के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम में लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं और इनमें से कई तो ऐसे हैं जो पृथ्वी की ऑर्बिट के काफी करीब से गुजरते हैं। अब नासा ने कैटेगरी बनाई है जिसे कहते हैं नियोज, यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। और इस कैटेगरी में वो सभी एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स आते हैं जो पृथ्वी के 50 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक 30,000 से ज्यादा ऐसे नियोज को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से लगभग 1,000 के आसपास ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो 1 किलोमीटर से भी बड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 किलोमीटर तो बहुत छोटा है ना, डायनासोर्स को तो 10 किलोमीटर वाले एस्टेरॉयड ने खत्म किया था, तो फिर 1 किलोमीटर वाले क्या बिगाड़ लेगा? वेल, लेट मी टेल यू, अगर 1 किलोमीटर का एस्टेरॉयड भी पृथ्वी से टकराए तो वो एक पूरे देश को तबाह कर सकता है। और अगर वो समुद्र में गिरा तो सुनामी इतनी भयानक होगी कि तटीय शहरों का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर बात करें 5 किलोमीटर या उससे बड़े एस्टेरॉयड की, तो वो तो पूरी सिविलाइजेशन को ही खतरे में डाल सकता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स को कैसे पता चलता है कि कोई एस्टेरॉयड हमारी तरफ आ रहा है? इसके लिए दुनिया भर में कई सारे टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज लगातार आसमान को स्कैन करती रहती हैं। नासा का एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस, और इसका काम बस यही है कि किसी भी खतरनाक एस्टेरॉयड को पहले से ही डिटेक्ट कर लिया जाए। ये लोग खास तौर पर उन एस्टेरॉयड्स पर नजर रखते हैं जिनका साइज 140 मीटर से बड़ा है, क्योंकि इस साइज का एस्टेरॉयड भी किसी बड़े शहर को तबाह कर सकता है। अब जब भी कोई नया एस्टेरॉयड डिस्कवर होता है तो साइंटिस्ट उसकी ऑर्बिट को कैलकुलेट करते हैं कि अगले 100 सालों में वो पृथ्वी के कितना करीब आएगा और क्या टकराने का कोई चांस है। अब इसे कैलकुलेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एस्टेरॉयड्स की ऑर्बिट कई चीजों से प्रभावित होती है, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटी, सोलर रेडिएशन और यहाँ तक कि उस एस्टेरॉयड की अपनी हीट भी उसकी दिशा को थोड़ा बहुत बदल सकती है। तो साइंटिस्ट लगातार इन एस्टेरॉयड्स को ट्रैक करते रहते हैं और उनकी ऑर्बिट की कैलकुलेशंस को अपडेट करते रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, कि अगर कल को किसी एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने का रियल थ्रेट हो जाए तो साइंटिस्ट क्या करेंगे उसे रोकने के लिए? साइंटिस्ट ने कई सारे प्लान्स बनाए हुए हैं और सबसे पहला और सबसे सिंपल आइडिया है काइनेटिक इम्पैक्टर का। इस मेथड में बेसिकली हम एक स्पेसक्राफ्ट को बहुत तेज स्पीड से एस्टेरॉयड से टकराते हैं, जिससे उसकी दिशा थोड़ी सी बदल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बिल्कुल पागलपन लगता है कि एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट से हम एक विशाल एस्टेरॉयड की दिशा कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हमें एस्टेरॉयड के बारे में बहुत पहले से पता चल जाए, जैसे कि 10-20 साल पहले, तो फिर हमें उसकी दिशा को ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पुश करना है। और जब एस्टेरॉयड अपनी लंबी जर्नी में आगे बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा चेंज भी काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा और एस्टेरॉयड पृथ्वी से मिस हो जाएगा। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, साइंटिस्ट ने इसे प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर लिया है। सितंबर 2022 में नासा ने एक हिस्टोरिक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था डार्ट, यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को डिमॉर्फोस नाम के एक छोटे एस्टेरॉयड से टकराया गया, जो कि एक बड़े एस्टेरॉयड डिडिमॉस का मून था। ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डिमॉर्फोस से टकराया और रिजल्ट्स बिल्कुल कमाल के आए।
इस टक्कर से डिमॉर्फोस की ऑर्बिट पीरियड 32 मिनट तक कम हो गई, जो कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। इसका मतलब साइंटिस्ट्स ने प्रूव कर दिया कि हाँ, काइनेटिक इम्पैक्टर मेथड काम करता है और हम एस्ट्रॉइड्स की दिशा को बदल सकते हैं। अब ये तो थी एक मेथड, पर साइंटिस्ट के पास और भी प्लान्स हैं। दूसरा मेथड है ग्रेविटी ट्रैक्टर का, जिसमें हम एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के बहुत करीब भेजते हैं और वो वहां महीनों या सालों तक रहता है। अब भले ही स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर वो लंबे टाइम तक एस्टेरॉयड के पास रहे तो धीरे धीरे उसकी ग्रेविटी एस्टेरॉयड को थोड़ा सा पुल करेगी और उसकी ऑर्बिट चेंज हो जाएगी। ये मेथड थोड़ा स्लो है, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज है और इसमें एस्टेरॉयड को नुकसान भी नहीं पहुंचता। अब तीसरा और सबसे ड्रामेटिक मेथड है न्यूक्लियर ऑप्शन का। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा हो और टाइम बहुत कम हो तो साइंटिस्ट न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हॉलीवुड मूवीज की तरह हम एस्टेरॉयड को बम से उड़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने एस्टेरॉयड को तोड़ दिया तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे और वो सभी टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे, जो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए न्यूक्लियर ऑप्शन में प्लान ये है कि न्यूक्लियर डिवाइस को एस्टेरॉयड के बिल्कुल पास फोड़ा जाए, लेकिन सरफेस पर नहीं। इससे जो एनर्जी और रेडिएशन निकलेगी वो एस्टेरॉयड की एक साइड को हीट कर देगी और उस साइड का मटेरियल वेपोराइज होकर निकलने लगेगा, जो एक नेचुरल रॉकेट इंजन की तरह काम करेगा और एस्टेरॉयड को दूसरे दिशा में पुश कर देगा। ये मेथड थोड़ा रिस्की है और इसे लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर ही यूज किया जाएगा, जब बाकी कोई ऑप्शन काम ना करे। अब तक हमने बात की कि हम एस्टेरॉयड को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर किसी वजह से हम एस्टेरॉयड को रोक नहीं पाए? क्या तब हमारे पास कोई प्लान है सरवाइव करने का? साइंटिस्ट ने इसके लिए भी कई सारे प्लान्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला आइडिया है अंडरग्राउंड शेल्टर्स का। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन से हमने ये सीखा है कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद सबसे बड़ा खतरा इम्पैक्ट विंटर का होता है, जब सूरज की रोशनी महीनों या सालों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो साइंटिस्ट्स का प्लान ये है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो इंसानों को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां वो सालों तक रह सके। इन शेल्टर्स में फूड स्टोरेज होगी, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम होगा, ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था होगी और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड फार्मिंग की भी सुविधा होगी, जहां आर्टिफिशियल लाइट में फसलें उगाई जा सके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे शेल्टर्स बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। नॉर्वे में स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट बना हुआ है, जिसमें दुनिया भर की लाखों प्लांट स्पीशीज के सीड स्टोर किए गए हैं, ताकि अगर कोई ग्लोबल डिजास्टर हो तो हम दोबारा से प्लांट लाइफ को रिस्टोर कर सकें। इसी तरह से कई देशों ने डीएनए बैंक्स भी बनाए हैं, जहां अलग अलग स्पीशीज का जेनेटिक मटेरियल स्टोर किया जाता है। अब कुछ साइंटिस्ट्स का तो ये भी कहना है कि हमें चांद पर या मंगल पर भी ऐसे बैकअप वॉल्ट्स बनाने चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी तबाही हो जाए तो कम से कम इंसानियत का बैकअप तो दूसरी जगह सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं स्पेस कॉलोनाइजेशन की, जो कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का सबसे बेस्ट प्लान है। एलॉन मस्क जैसे विजनरीज का कहना है कि इंसानियत को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा, यानी हमें सिर्फ पृथ्वी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी कॉलोनीज बनानी चाहिए। स्पेसएक्स मंगल पर इंसानों की सेटलमेंट बनाने का काम कर रहा है और नासा भी चांद पर परमानेंट बेस बनाने की तैयारी में है। अब सोचिए, अगर हमारी कॉलोनीज दूसरे प्लैनेट्स पर हों तो भले ही पृथ्वी पर कोई बड़ा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हो जाए तो भी इंसानियत का अस्तित्व बना रहेगा और हम दोबारा से पृथ्वी को रीबिल्ड कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि ये सारे सॉल्यूशंस तभी काम करेंगे जब हमें एस्टेरॉयड के बारे में पहले से पता चल जाए। अगर अचानक से कोई एस्टेरॉयड आ गया और हमें सिर्फ कुछ दिन या हफ्ते पहले पता चले तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ काल्पनिक खतरा नहीं है दोस्तों। 2013 में चेलियाबिंस्क में एक 20 मीटर का एस्टेरॉयड बिना किसी वार्निंग के आया और एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हो गया, जिससे 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब ये तो छोटा था, लेकिन अगर बड़ा होता तो तबाही और भी ज्यादा होती। इसीलिए साइंटिस्ट्स अब और बेहतर टेलीस्कोप्स और डिटेक्शन सिस्टम्स बना रहे हैं, ताकि हमें किसी भी खतरनाक एस्टेरॉयड के बारे में जितना जल्दी हो सके पता चल जाए। नासा अभी एनियो सर्वेयर नाम का एक नया स्पेस टेलीस्कोप बना रहा है, जो इंफ्रारेड लाइट में एस्टेरॉयड्स को डिटेक्ट करेगा और ये उन एस्टेरॉयड्स को भी देख पाएगा जो सूरज की चमक में छुप जाते हैं। इसके साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अपने हीरा मिशन की तैयारी में है, जो डार्ट मिशन के रिजल्ट्स को और डिटेल में स्टडी करेगा। तो देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया मिलकर इस थ्रेट से निपटने के लिए काम कर रही है, क्योंकि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट कोई किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए खतरा है।
अब बात करते हैं कुछ फ्यूचरिस्टिक आइडियाज की जो अभी रिसर्च स्टेज में हैं। कुछ साइंटिस्ट्स लेजर सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जिससे एस्टेरॉयड की सरफेस को हीट किया जा सके और उसकी दिशा बदली जा सके। कुछ लोग सोलर सेल्स का आइडिया दे रहे हैं जिसमें एस्टेरॉयड पर एक बड़ी सी रिफ्लेक्टिव शीट लगाई जाएगी जो सोलर रेडिएशन को यूज करके एस्टेरॉयड को धीरे धीरे पुश करेगी। और कुछ साइंटिस्ट्स तो एस्टेरॉयड्स को कैप्चर करके उनसे माइनिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि कई एस्टेरॉयड्स में बहुत वैल्यूएबल मेटल्स और मिनरल्स होते हैं। तो हो सकता है भविष्य में एस्टेरॉयड्स हमारे लिए खतरा नहीं बल्कि रिसोर्सेज का सोर्स बन जाए। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद अब एक सवाल उठता है कि क्या हमें डरना चाहिए एस्टेरॉयड से? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयर रहने की जरूरत है। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि किसी बड़े सिविलाइजेशन एंडिंग एस्टेरॉयड के टकराने का चांस हर 100 मिलियन साल में एक बार होता है, और पिछला तो 66 मिलियन साल पहले आया था। तो स्टैटिस्टिकली हमारे पास अभी काफी टाइम है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताती है, गारंटी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पहली ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपने एक्सटिंक्शन को रोकने की पावर रखती है। डायनासोर्स के पास स्पेस प्रोग्राम नहीं था, टेलीस्कोप्स नहीं थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमारे पास है। हम सिर्फ नेचर के हाथों की कठपुतली नहीं है, बल्कि हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एस्टेरॉयड थ्रेट रियल है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इससे निपट सकते हैं। हमने देखा कि कैसे नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज लगातार खतरनाक एस्टेरॉयड्स को ट्रैक कर रही हैं, कैसे डार्ट मिशन ने प्रूव कर दिया कि हम एस्टेरॉयड्स की दिशा बदल सकते हैं, और कैसे अंडरग्राउंड शेल्टर्स और स्पेस कॉलोनाइजेशन हमें भविष्य में सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम साइंस में इन्वेस्ट करें, स्पेस रिसर्च को सपोर्ट करें और ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाएं, क्योंकि ये फाइट किसी एक इंसान या देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम ना सिर्फ एस्टेरॉयड थ्रेट से बच सकते हैं, बल्कि इंसानियत को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज भी बना सकते हैं जो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग और जय हिंद।